अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। 209 को सॉल्व करने से पहले काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है तो हमें सबको देखना पड़ेगा। तो एफडीआई का मकसद क्या है, आखिर एफडीआई क्यों होता है, क्यों किया जाता है। तो जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आता है तो उसका क्या एम होता है कि लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री वो सेटअप करेगा, तो उसके लिए उसको सामान खरीदना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है स्टार्ट होता है स्टोरी नॉमिनल डेप्रिसिएशन का। तो अब समझते हैं कि नॉमिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉमिनल डेप्रिसिएशन अब ये क्या है, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं है, बिना इन्फ्लेशन के। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉमिनल डेप्रिसिएशन मतलब कि अगर रुपये की कीमत गिरती है, ठीक है, पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, ठीक है, हो क्या रहा है कि रुपये का कीमत तो गिर रहा है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर को $1 के बदले ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं। तो इससे वो क्या करेगा, उस पैसे में ज़्यादा लैंड और मशीनरी खरीद सकता है, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब क्या हो रहा है, नॉमिनल डेप्रिसिएशन। नॉमिनल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि रुपये का कीमत तो गिर रहा है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, रुपी नीचे जा रहा है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। तो उसको तो फ़ायदा है ना कि तो उस इन्वेस्टर को क्या है कि $1 के बदले ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ मिलेगा, काफ़ी सारा रुपीज़ मिलेगा। और वो जो है इन्वेस्टर क्या करेगा, इस पैसे से काफ़ी सारा लैंड और मशीनरी सामान खरीद सकता है। देन अगर इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन का असर क्या देखते हैं कि अगर रुपीज़ जो है सिर्फ रुपीज़ में क्या देखा जाता है, हाइयर इन्फ्लेशन। तो अगर रुपीज़ सिर्फ हाइयर इन्फ्लेशन की वजह से गिर रहा है तो इन्वेस्टर का फ़ायदा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लैंड और मशीनरी का दाम भी तो बढ़ जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का असर हो रहा है कि रुपये जो है इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है, रुपये सिर्फ हाइयर इन्फ्लेशन की वजह से गिर रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, इस केस में हमने क्या देखा कि रुपये तो गिर रहा है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं है। इस वाले केस में यही तो है नॉमिनल डेप्रिसिएशन के केस में कि रुपये गिर रहा है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइयर इन्फ्लेशन की वजह से, अब क्योंकि हाइयर इन्फ्लेशन है तो हाइयर इन्फ्लेशन की वजह से रुपये गिर रहा है, तो इन्वेस्टर को तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा ना। इन्वेस्टर का जो भी फ़ायदा है वो तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लैंड और मशीनरी का दाम भी तो बढ़ चुका होगा ना। तो ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ रुपये के गिरने से क्या होगा, रुपये तो गिर गया लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो रियल टर्म्स में डेप्रिसिएशन तो होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी रुपये सस्ता लगता है, मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया। रियल टर्म में हम देखते हैं डेप्रिसिएशन को। ये तो हमने नॉमिनल डेप्रिसिएशन देखा, अब हम रियल टर्म में देखते हैं डेप्रिसिएशन को कि जब क्या होता है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी रुपये सस्ता लगता है, तब इंडिया के प्रोडक्ट्स और एसेट सस्ते हो जाते हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, इंडिया की तरफ। तो अब हम एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर जो है रुपीज़ मतलब रियल टर्म्स में, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर रियल टर्म्स में डेप्रिसिएशन होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी, तब रुपीज़ सस्ता लगता है, तब इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता होता है। ये बात याद रखना है। तो अब देखते हैं कि अगर रुपीज़ जो है 10% गिर रहा है, ठीक है, और इंडिया में इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ गया, ठीक है, रुपये 10% गिरा और इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। तो कोई क्या ही फ़ायदा हुआ कि ठीक है भाई रुपये डेप्रिसिएट हुआ, अब इंडिया में हमें सस्ता मिल सकता था लेकिन अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंडिया में जो है 10% इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस, ये तो पहला केस हुआ, इसमें फ़ायदा नहीं है। दूसरा केस कि यहाँ पे रुपये 10% गिर रहा है और इन्फ्लेशन जो है सिर्फ 2% ही बढ़ रहा है, ठीक है, 2% बढ़ रहा है। तो रुपये जो है रियल टर्म्स में क्या हो रहा है, इसका मतलब रियल टर्म्स में रुपये सस्ता हो रहा है, तो जिससे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल लगेगा। क्या लगेगा इसमें, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल लगेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन अभी हमें समझ में आता है या नहीं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो अट्रैक्टिव इन ए कंट्री। तो कौन से केस में जो है एफडीआई अट्रैक्टिव होगा, तो इफ़ कंट्रीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट। तो यही तो हमने देखा कि नॉमिनल अगर डेप्रिसिएट करता है तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो है अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होता है तो इसीलिए ये सही है। देन दूसरा कहा जा रहा है इफ़ द कंट्रीज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट्स बिकॉज ऑफ हाइयर इन्फ्लेशन। तो इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएट हो रहा है दाम की वजह से,
इधर एक तरफ तो रुपी गिर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन दूसरे तरफ जो है अगर चीज़ें महंगी हो रही है उसका क्या, इसीलिए ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 209 का आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अब देखते हैं 210 को। ठीक है, सो अब इससे पहले भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लायबिलिटी और एसेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही है तो हमें समझना पड़ेगा इसको भी। तो अब हम समझते हैं कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जब इंडियन रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे जब एफडीआई हो रहा है, तो एफडीआई का क्या मतलब है कि बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ओडीआई में क्या करेंगे कि इंडिया में जब इंडियन रेसिडेंट बाहर के देश में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ओडीआई कहते हैं। ये एफडीआई का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब इक्विटी जो हो रहा है, तो ये क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विटी में होता है, इसीलिए ये हमारे लिए एसेट है और बाहर के लोगों के लिए लायबिलिटी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इक्विटी में हो रहा है ना, इक्विटी। ओके, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा इक्विटी है, तो ये हमारे लिए तो एसेट हो जाएगा और बाहर के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, देन दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं रिजर्व एसेट का। तो ओडीआई आपने देख लिया कि एफडीआई का बिल्कुल उल्टा हुआ। एफडीआई में फॉरेन से लोग आकर के यहाँ पे जो है सारी चीज़ें करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, और वो इक्विटी खरीदेंगे, इक्विटी होगा उनका। और हमारा क्या होगा ओडीआई के केस में कि हम जाएंगे कहीं फॉरेन और वहाँ पे हमारा इक्विटी होगा, तो वो हमारा एसेट हो गया और उनके लिए ये लायबिलिटी हो गया, उन देशों के लिए ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। सॉरी, हमने जो है रिजर्व एसेट के बारे में नहीं देखा। तो रिजर्व एसेट क्या है, इसका मतलब है वो फॉरेन करेंसी, ठीक है, जो आरबीआई के पास है। रिजर्व एसेट का मतलब क्या हो गया, ये वो फॉरेन करेंसी है जो आरबीआई के पास है और ये हमारे कंट्री के लिए क्या है, एसेट है। और उन दूसरे देशों के लिए ये लायबिलिटी है जिनकी वो करेंसी है। ठीक है, क्योंकि उनकी करेंसी किसके पास है, आरबीआई के पास है, तो आरबीआई के लिए ये एसेट हो गया, लेकिन उनके लिए ये लायबिलिटी हो गया। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, सेम चीज़ आपको याद रखना है कि जहाँ का करेंसी है वहाँ के लिए लायबिलिटी है, आरबीआई के लिए एसेट है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने देखा कि ये जो इक्विटी वाला केस है, तो ये इक्विटी अगर हम कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो ये हमारे लिए एसेट है, उनके लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर हो रहा है, तो जब इंडियन क्या करते हैं कि बाहर की कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड को खरीदते हैं, तो एफपीआई का ये उल्टा हो गया ना, जैसे ये एफपीआई हो गया तो ये हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। सेम चीज़ बस उल्टा हो गया, एफपीआई का उल्टा हो गया। और ये भी हमारे लिए एक एसेट की तरह काम करता है कि हमने तो एसेट ही लिया ना, तो ये हमारे लिए एसेट है। आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है। और जो कोई लोन ले रहा है आपसे, जो बॉन्ड होल्डर होता है, उसके लिए तो लायबिलिटी है ना। क्यों, क्योंकि उसको तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको तो यहाँ फ़ायदा हो रहा है, आपने ख़रीदा है, बाद में आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा, अभी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट ऑफ इंडियन रेसिडेंट्स। ठीक है, इसीलिए हमने एसेट का कॉन्सेप्ट जाना। तो जो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थी ये एसेट ही है, ये हमने देखा ये क्या है, ये एसेट है। देन दूसरा रिजर्व एसेट, तो ये भी एसेट है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो आपका एसेट है। रिजर्व एसेट तो नाम में ही एसेट है, तो ये एसेट है। तो इसका क्या हुआ, 210 का आंसर है डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है 210 का आंसर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसेट और लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एसेट ही होता है। उसके बाद आप देखते हैं 211। तो इसमें भी कुछ चीज़ों को हम जान जाते हैं, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखें, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं एफपीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो अब समझते हैं अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, एफपीआई के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, जैसे कि एफपीआई है, एफपीआई आएगा कहाँ, तो एफपीआई हमेशा कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो एफपीआई कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में आता है। उसके बाद जो फाइनेंसिंग डेफिसिट होता है, तो जब एफपीआई के जरिए डॉलर इंडिया में आता है तो उनका यूज़ जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को भरने के लिए किया जाता है।
तो क्या होता है कि जब भी जो है FPI हुआ, ठीक है, FPI का हमने क्या देखा, पैसा कहाँ पे आ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वैसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है और जो है करंट अकाउंट में क्या आता है। तो आपको इतना याद रखना है कि FPI से जो भी आ रहा है फॉरेन से, ये कहाँ आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। और जो ये कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट है, तो इसको जो है FPI के जरिए जो भी डॉलर इंडिया में आ रहा है, तो हम उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को भरने में के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब हम डेफिसिट को क्या कर सकते हैं, जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब फाइनेंसिंग डेफिसिट, तो ये सही है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देन अब देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट अपनी किसी मतलब PSU यानी कोई भी सरकारी कंपनी को उसको क्या करती है, उसको जो है सरकारी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो FPI उनके शेयर्स को खरीद कर गवर्नमेंट की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन्हीं शेयर्स को खरीद कर गवर्नमेंट की मदद करते हैं। तो ये जो है ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। देन जो टैक्सेशन होता है, ठीक है, तो FPI को उनकी कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, मतलब जो भी उनका मुनाफा है, ठीक है, मुनाफा मतलब जो भी उनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट में उसको क्या देना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो उन्हें शेयर या बॉन्ड के दाम बढ़ने से मिलता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या है कि जब आपका शेयर या बॉन्ड उसका दाम बढ़ गया, मतलब आपका जो कैपिटल था उसमें गेन हो गया, तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो अब इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में क्या सही है। दे फंड इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, तो डेफिनेटली वो कैपिटल अकाउंट में पैसा आता है, देन हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भरने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डॉलर भी लेकर के आते हैं, तो हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को तो फंड करेंगे ही, करते ही है ना, ठीक है, तो ये सही है। देन दूसरा, दे हेल्प इन अचीविंग गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, तो यस डेफिनेटली, क्योंकि वो खरीदते हैं, ठीक है, वो शेयर को खरीदते हैं तो फिर हेल्प होता है। देन तीसरा, दे आर लाइबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया, तो यस उनके कैपिटल पे अगर गेन होता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है FPI के केस में, ये हमने देखा, ठीक है, तो सही है। तो आंसर है D, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट के बारे में देख लेते हैं, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में FDI आने के दो रास्ते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने का दो रास्ता है। एक तो ऑटोमेटिक रूट है, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट कहने का क्या मतलब है, जब हम कहते हैं ऑटोमेटिक, तो जब ऑटोमेटिक कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टर को पहले से गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंडिया में 95% से ज़्यादा FDI इसी रास्ते से आता है। इन्वेस्टर को सिर्फ अपने सेक्टर के लॉज को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ की इजाज़त लेनी जो है पड़ती है। होता क्या है सिर्फ इसमें जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है। तो ऑटोमेटिक रूट तो हमने देख लिया कि ऑटोमेटिक रूट में क्या हो गया कि गवर्नमेंट का कोई इसमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है तो इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ से इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। और जो सरकारी मिनिस्ट्रीज़ है इन एप्लीकेशन को अच्छे से जो भी होता है अच्छे से उसकी जाँच पड़ताल करके स्क्रूटिनाइज करके जो है देखती है कि क्या क्या है, बारीकी से इसकी जाँच होती है, बेसिकली यही होता है। तो ऑटोमेटिक रूट में हमने देखा कि 95% से ज़्यादा FDI इसी रास्ते से आता है और इन्वेस्टर को सिर्फ अपने सेक्टर के लॉज को फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में हमने देखा कि इसमें गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे DPIIT का क्या रोल आता है, ठीक है। तो जो DPIIT का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को ये बनाता है और उन्हें प्रेस रिलीज के जरिए बताता है जो भी रूल्स है। मतलब इसका काम क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रूल्स बनाता है। तो अगर किसी एप्लीकेशन में कन्फ्यूज़न हो कि कौन सी मिनिस्ट्री फैसला लेगी कि ये किस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, तो DPIIT आइडेंटिफाई करता है कि उसे कहाँ जो है प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई मिनिस्ट्री किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहती है तो उसे पहले DPIIT से सलाह मशवरा करना कंपलसरी होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है।
DPIIT का रोल कहाँ आया, यहाँ पे आपको पता चला कि DPIIT का रोल आया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रूल रेगुलेशन वगैरह ये बनाएगा, प्रेस रिलीज के जरिए इसको बताएगा, और अगर कन्फ्यूज़न आता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा तो DPIIT इसको जो है आइडेंटिफाई करेगा, और अगर किसी मिनिस्ट्री का के प्रपोजल जो है, अगर जो है कोई मिनिस्ट्री किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहती है तो पहले उसको DPIIT से क्या करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, सलाह लेना पड़ेगा, तो ये कंपलसरी है। ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं एक और रूल है, ठीक है, क्या रूल है, द 5000 करोड़ रूल। ठीक है, यहाँ पे 5000 करोड़ का कुछ रूल है, समझते हैं ये क्या है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से आए या गवर्नमेंट रूट से आए, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में फिर कैबिनेट अफेयर से क्या अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि 5000 करोड़ से ज़्यादा है देन। तो अब देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट रूट इज़ अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसको जो है कौन अप्रूव करेगा, तो गवर्नमेंट रूट की बात हो रही है। तो जब गवर्नमेंट रूट की बात हो रही है तो क्या इकोनॉमिक अफेयर्स ऐसा हमने पढ़ा क्या, DPIIT ऐसा हमने पढ़ा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा हमने पढ़ा क्या, नहीं। हमने क्या देखा, जो रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो। तो ये हो गया आंसर कि जब गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगा तो रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको देखेगी। ठीक है, अब देखते हैं 213। ठीक है, तो इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कि इसमें से कौन कौन सा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या क्या आता है, देन हम इस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बैंक लोन, जो भी बैंक से अगर लोन लिया गया, तो बाहर के बैंक से लोन लिया गया, तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया। तो एक बैंक लोन हो गया। देन दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा कहा जा रहा है ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट्स। तो ये ट्रेड क्रेडिट्स क्या है, तो जब कोई ओवरसीज सप्लायर इंपोर्ट्स के लिए लोन या क्रेडिट देता है, ठीक है, तो इसे सप्लायर्स क्रेडिट या बायर्स क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आएगा। देन नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो इस चीज़ को भी समझते हैं कि आखिर जो है नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, इसका क्या रोल है। तो वो बॉन्ड जिसको कंपलसरी जो है इक्विटी में बदलने की शर्त होती है। ठीक है, कन्वर्टिबल मतलब क्या है कि वो इक्विटी में बदल सकता है, तो अगर कन्वर्जन की शर्त है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं कहलाता है। बोरोइंग मतलब क्या है, आप उधार ले रहे हैं ना, जब इक्विटी आ गया तो उधार कैसा, ठीक है, यहाँ पे तो आप खुद ही ऑनर हो जाते हैं इक्विटी के केस में, तो इसीलिए जो है ये नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिवेंचर्स नहीं होगा। जो FDI के केस में हमने देखा था ना, जस्ट उसका उल्टा ही है ये, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग है ना, तो यहाँ पे बोरोइंग जो है इसीलिए नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिवेंचर्स नहीं होगा। देन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर, तो इस शेयर में क्या होता है, फिक्स्ड इनकम होता है। और जब बैंकरप्सी होता है उस वक्त में, अगर जैसे कि अगर उस कंपनी की हालत ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, तो उस केस में क्या होगा, बैंकरप्सी के वक्त जो है पैसा वापस मिलने में प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर आते हैं जो फुल्ली मैंडेटरीली कन्वर्टिबल नहीं होते। अगर ये कन्वर्टिबल होंगे, मतलब ये इक्विटी है ना, तो प्रेफरेंस शेयर में वो वाले प्रेफरेंस शेयर आएंगे जो कन्वर्टिबल नहीं है फुल्ली और मैंडेटरीली। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर वो वाला नहीं आएगा जो कन्वर्टिबल है। देन अब देखते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ये यहाँ फिर से कन्वर्टिबल आ गया। तो ये वो बॉन्ड्स है जो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं और बाद में इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। तो हमने ये कहा कि जो अगर इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं तो वो आएगा क्या, तो FCCB भी नहीं आएगा। देन फाइनेंशियल लीज, तो ये क्या है, एग्रीमेंट है जिसमें जो लीज है, ठीक है, किराएदार है, तो क्या होता है, उसको लीजी को एसेट यूज़ करने का पूरा हक मिलता है और बाद में क्या कर सकता है वो बाद में वो उसे खरीद भी सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीज जो है, तो क्या फाइनेंशियल लीज होगा, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अगर किसी को आप खरीद पा रहे हैं, वो इक्विटी हो जा रहा है आपका, तो वो भी नहीं होगा, फाइनेंशियल लीज भी नहीं। तो ECB का सिर्फ इतना ही क्या मतलब है कि FDI की तरह ECB भी ऑटोमेटिक रूट है और अप्रूवल रूट से आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट से FDI की तरह ये आ सकता है। तो आपने जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब यहाँ बोरोइंग ही हो गया, इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला यहाँ पे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है,
213 के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इसमें हमने देखा था ट्रेड क्रेडिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स। तो यस, ये क्रेडिट है, नाम से ही पता चल रहा है ना आपको कि क्रेडिट है ये। देन दूसरा कहा जा रहा है प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर में हमने दो तरीके का देखा कि अगर जो फुल्ली कन्वर्टिबल है, ठीक है, अगर जो कन्वर्टिबल है फुल्ली मतलब इक्विटी बन सकता है वो नहीं आएगा, लेकिन वैसा वाला शेयर जो कन्वर्टिबल नहीं है तो वो आएगा, तो इसलिए ये आएगा। ठीक है, क्या देखा हमने, 1 और 2 आएगा। देन यहाँ पे कहा जा रहा है फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ये नहीं आएगा। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करके इक्विटी बन जाएगा तो बोरोइंग कैसा, तो ये नहीं आएगा, इसलिए आंसर होता है इसका सी। ठीक है, 1 और 2। ओके, तो 213 का आंसर हो गया सी। सो अब नेक्स्ट देखते हैं 214। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ऑल ECBs रिक्वायर्ड अप्रूवल। तो नहीं, सारे ECBs को अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, कुछ ऑटोमेटिक रूट से भी आता है और कुछ को अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये गलत है। देन अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड बट RBI नीड्स टू बी इन्फॉर्म। तो ये भी देखा जाए तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक रूट के लिए सही है, पर सभी ECBs पे तो ये लागू नहीं होता है ना कि अप्रूवल ज़रूरत नहीं है। वैसे वाले केस में क्या, जिसमें अप्रूवल ज़रूरत है, तो इसीलिए ये गलत है। देन इट रिक्वायर्स अप्रूवल बाय RBI। तो ये जो है कुछ केसेस में अगर हम देखें तो अप्रूवल रूट के तहत आता है, तो इसीलिए जो है ये सही है। देन चौथा कहा जा रहा है इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 3 ओनली, सिर्फ तीसरा वाला सही है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को समझते हैं कि ECBs क्या है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसमें FDI और FPI आता है, ECB इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन इंस्ट्रूमेंट में होता है जो बाद में इक्विटी में बदल सकता है। ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, प्रीफरेंस शेयर, यही तो होता है, यही तो हमने देखा है। ठीक है, FDI के केस में क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स में जो है बदल सकता है, ऐसा होता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अगर हम देखें FCCBs के केस में, तो ये ECB और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, FCCBs जो है वो ECB का मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों का हिस्सा हो सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज ए पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज नॉट अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो ये 1 हो जाता है गलत। देन फाइनेंशियल लीजेज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हाँ, जो फाइनेंशियल लीज है ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का, तो ये तो सही है। उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कैन बी इंक्लूडेड इन ECBs एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोथ। तो ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है इसको जो है इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है 2 और 3। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो हमने बात की फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और ये जो है मतलब क्या है कि एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी है, तो समझते हैं इसका दोनों फीचर है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप इसके थ्रू क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड के थ्रू आप डेथ जो है लोन कंपनी बोरो कर सकती है मनी फॉरेन इन्वेस्टर से फॉरेन करेंसी में। तो जब तक कि इसको कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है तो कंपनी इसमें क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करती रहेगी नॉर्मल बॉन्ड की तरह। तो जब तक कंपनी इसको जो है नॉर्मल बॉन्ड की तरह इंटरेस्ट पे कर रही है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। शायद मैंने पहले इसको जो है बोला था कि ये इक्विटी शेयर है, इसलिए ये जो है नहीं आएगा इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। तो ये बात सही है कि अगर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर में जब ये कन्वर्टिबल हो जाता है तब ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद आपको रखना है कि अगर कन्वर्ट हो जाता है तब नहीं आएगा ये, लेकिन अगर जब तक ये बॉन्ड के रूप में है तब तक ये ECB है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी ये होगा कि बॉन्ड होल्डर के पास तो ऑप्शन है ना कि इस बॉन्ड को वो कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही कन्वर्जन हो जाएगा तो इन्वेस्टर शेयर होल्डर बन जाएंगे। जो इन्वेस्टर था अब ये शेयर होल्डर बन जाएगा, तो ये एक तरीके से इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस लॉजिक से जो है क्या है, ये ECB भी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, इसलिए
2 एंड 3। उसके बाद अब मसाला बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मसाला बॉन्ड क्या है, ठीक है, तभी आप जो है इस चीज़ को कर पाएंगे। सो अब समझते हैं, मसाला बॉन्ड जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, समझते हैं। ये रुपी डिनोमिनेटेड होता है, मतलब ये जो है मसाला बॉन्ड, ठीक है, ये इंडिया का ही है। तो मसाला बॉन्ड आपको ये याद रखना है कि इस बॉन्ड में पैसा तो बाहर से ही लिया जाता है, पर इनकी वैल्यू इंडियन रुपी में तय की जाती है, ना कि डॉलर में। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के केस में जो वैल्यू है वो डॉलर में तय किया जाता है, लेकिन इसमें जो भी वैल्यू है वो रुपी में की जाती है। तो इसमें करेंसी रिस्क अगर हम देखें तो अगर नॉर्मल ECB हो रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो रहा है, ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को। तो नॉर्मल ECB के केस में क्या होता है कि अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, क्या हो रहा है कि डॉलर में हो रहा है ना, तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जैसे कि 70 रुपीज़ से ये बढ़ करके 80 रुपीज़ हो गया, तो इंडियन कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि उसे वापस करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ खर्च करना पड़ता है ना। तो जब ठीक है, इंडियन कंपनी ने बोरो तो कर लिया, लेकिन जब वापस कर रहे हैं, सपोज उस टाइम तो 70 रुपीज़ था और अब जब कर रहे हैं तो 80 रुपीज़ वापस करना पड़ रहा है, तो इसमें रिस्क जो बोरोवर है, मतलब इंडियन कंपनी है, उसके पास आता था। अब ये मसाला बॉन्ड के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इस बॉन्ड की कीमत रुपी में ही फिक्स है, क्या है, रुपी में फिक्स है, तो अगर डॉलर महंगा हो जाए तब भी इंडियन कंपनी वही पुराना अमाउंट जैसे कि 70 ही रिटर्न करेगा। तो जो कि अब क्या हो गया, हमने क्या देखा कि जो कि अब क्या हो रहा है कि अब कम डॉलर्स के बराबर होगा। तो इस वजह से करेंसी रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर पे आएगा, इंडियन कंपनी पे नहीं आएगा करेंसी रिस्क मसाला में, क्योंकि रुपीज़ में है ना, तो उसने 70 लिया तो भाई लो अपना 70 रुपीज़, ठीक है, यही है। तो इसमें रिस्क किसके ऊपर गया, तो जो इन्वेस्टर है वो उठाएगा ना, बोरोवर तो नहीं उठाएगा, इंडियन कंपनी नहीं उठाएगा। इस केस में क्या है कि जब लिया गया था, ठीक है, इसमें जब इशू किया था तब 70 रुपीज़ था, 70 रुपीज़ मिला था, लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो भाई हमें 80 रुपीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड। थ्रू मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी तो हमने रुपी डिनोमिनेटेड कहा था, ठीक है, तो मसाला बॉन्ड के थ्रू कैपिटल फॉरेन करेंसी में ही रेज किया जाता है अब्रोड से, लेकिन बॉन्ड जो होता है वो रुपी डिनोमिनेटेड होता है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा, रीपेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी। तो नहीं भाई, रीपेमेंट रुपीज़ में ही होता है, क्योंकि ये रुपी डिनोमिनेटेड है, तो ये गलत है। देन तीसरा, बाय इशुएंस ऑफ मसाला बॉन्ड द एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर। तो यस, जो इन्वेस्ट कर रहा है एक्सचेंज रिस्क उसी के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, 1 और 3। सो अब जो है 217 को करते हैं कंप्लीट। तो उसके पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और मसाला बॉन्ड का क्या क्या असर होता है। तो जब इंडियन कंपनीज, ठीक है, जब भी क्या होता है कि इंडियन कंपनीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या मसाला बॉन्ड के ज़रिए बाहर से पैसा उठाती है, तो वो पैसा फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है, जब भी पैसा उठाएगी बाहर से तो वो फॉरेन करेंसी में ही होगा, ठीक है। तो इस फॉरेन करेंसी को फॉरेक्स मार्केट में बेचा जाता है ताकि रुपीज़ खरीदा जा सके, ठीक है। क्या किया जाएगा, ये जब पैसा उठाएगी तो ये क्या होगा, फॉरेन करेंसी में होगा, फिर इसको फॉरेक्स मार्केट में बेचा जाएगा और ताकि रुपी मिल सके, ठीक है, रुपी को खरीदा जा सके। तो इससे मार्केट में रुपी की डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इससे मार्केट में रुपी का डिमांड बढ़ेगा, जिससे रुपी अप्रिशिएट होगा, ठीक है, रुपये का कीमत बढ़ेगा। देन अब यहाँ पे देखते कि FPI पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, FPI इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाती है कि इंडिया में डॉलर्स का आना कम हो जाएगा, डॉलर की सप्लाई कम होने से इसका बिल्कुल उल्टा असर होगा, यानी रुपी कमज़ोर हो सकता है। तो हम देखते हैं ना कि अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहा है तो हमारा पैसा जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा पैसा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, फॉरेक्स मार्केट जाएंगे, हम उनको डॉलर देंगे और कहेंगे भाई हमें रुपी दो, तो रुपी का डिमांड तो बढ़ेगा ना, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो यही है कि अगर FPI पे रेस्ट्रिक्शन होगा तो रुपी का डिमांड घटेगा। देन इंपोर्ट कम करना, तो जब हम नॉन एसेंशियल आइटम और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कम कर देते हैं तो हमें उनका जो है पे करने के लिए डॉलर्स की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम बाहर से कुछ मंगवाएंगे तो हम डॉलर देंगे, तो इससे जो है डॉलर्स की डिमांड घट जाती है और
क्या होगा, हमारा रुपी मजबूत होता रहता है। देन अब सॉल्व करते हैं 217। तो अब ये क्वेश्चन हमें इजी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग रुपी डेप्रिसिएशन। तो हम रुपी डेप्रिसिएशन को कैसे रोक सकते हैं? ईजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, ईजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन रेजिंग फंड्स थ्रू मसाला बॉन्ड्स। तो ये दोनों सही होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब भी हम रेज करेंगे पैसा तो फॉरेन करेंसी में करेंगे, फिर हम उसको फॉरेक्स मार्केट में जाके बेचेंगे और हम रुपी लेंगे, तो इससे हमारा रुपी अप्रिशिएट होगा। तो रुपी अप्रिशिएट होगा तो मतलब हम रोक पाएंगे अपने रुपी को अप्रिशिएट होने में। तो 1 और 2 तो सही है। देन तीसरा, रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ का अगर हम इंपोर्ट रोक रहे हैं तो भी इसमें अप्रिशिएट होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन रेस्ट्रिक्टिंग एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एफपीआई इन्वेस्टमेंट से तो हमारा क्या होगा, सप्लाई ऑफ डॉलर तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, 218 को सॉल्व करने से पहले कुछ जो है चीज़ें देख लेते हैं हम गिफ्ट सिटी के बारे में और आईएफएससी के बारे में। तो गिफ्ट सिटी में, ठीक है, गिफ्ट सिटी में अगर हम देखें तो गिफ्ट सिटी के 2 जोन होते हैं। ठीक है, इसमें 2 जोन होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है और दूसरा क्या होता है, SEZ होता है। तो एक हो गया डोमेस्टिक और दूसरा हो गया SEZ। तो जो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक जोन में सारा काम रुपी में होता है, लेकिन जो गिफ्ट SEZ है, ठीक है, उसमें सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ फॉरेन करेंसी में होती है। ठीक है, गिफ्ट SEZ में सारा ट्रांजैक्शन सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही होता है। तो ये इंडिया का ऐसा फर्स्ट IFSC है। ठीक है, तो IFSC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये जो गिफ्ट SEZ है इंडिया का पहला IFSC है, और जिसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के अंडर बनाया गया है। कौन सा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। और इसमें जो है सारा ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो ये सारा ट्रांजैक्शन होगा एज ए फॉरेन टेरिटरी के तरह। ठीक है, फॉरेन करेंसी में ही सारा ट्रांजैक्शन होगा। तो IFSC है क्या, तो ये एक ऐसा जो है स्पेस है, ठीक है, कि जो रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स दोनों को फाइनेंशियल सर्विस देती है। यहाँ इंडियन रुपी को छोड़कर किसी भी और करेंसी में डील किया जा सकता है। ठीक है, IFSC में इंडियन रुपी को छोड़कर किसी भी और करेंसी में डील किया जा सकता है। ठीक है, देन अब देखते हैं कि कौन सी यूनिट यहाँ पे सेटअप हो सकती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी कंपनी यहाँ अपने यूनिट्स लगा सकते हैं। तो आखिर इसका गोल क्या है, ऐसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका गोल उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इंडिया में वापस लाना है, जैसे कि जो अभी लंदन में हो रहा है, सिंगापुर जैसे वो ऑफशोर लोकेशन से होता है। ठीक है, ये फिजिकल रूप से इंडिया में ही है, पर इसका इकोसिस्टम ऐसा होगा जैसा ऑफशोर जैसा है। ठीक है, कि जैसा क्या है, ये ऑफशोर है, इसी टाइप का जो है यहाँ पे इकोसिस्टम रहेगा। ठीक है, तो ऑफशोर ट्रीटमेंट कहने का क्या मतलब है कि IFSC इंडिया की जो है अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, कि ये जो भी ट्रांजैक्शन IFSC में हो रहा है ये इंडिया के बाहर हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है, ये इंडिया के बाहर माना जाएगा। ठीक है, यानी ऑफशोर माना जाएगा। ठीक है, फॉरेन टेरिटरी जैसा स्टेटस की IFSC को एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट करने पर RBI जो है क्या करेगी, जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स लगते हैं वो लगाएंगे। मतलब इंडियन पार्टीज यहाँ ऑटोमेटिक रूट से भी इन्वेस्ट कर सकती है और उसे बाहर का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, जो भी इंडियन पार्टी है ऑटोमेटिक रूट से यहाँ इन्वेस्ट करती है, इंडियन पार्टी भी इन्वेस्ट कर रही है, फिर भी उसको ODI ही माना जाएगा। ठीक है, उसको बाहर का इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, कि इंडिया में इन्वेस्ट किया, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा ये। ठीक है, ODI मीन्स क्या, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI के केस में देखे थे जैसे कि फॉरेन लोग फॉरेनर जो है लेकर के आते हैं इंडिया में कैपिटल और सारी चीज़ें, और यहाँ ओवरसीज बिल्कुल उसका उल्टा है कि इंडिया के लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम देखें इसमें इन्वेस्टमेंट का कुछ लिमिट है क्या, तो एक जो है नॉर्मल आम रेसिडेंट के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम के अंदर जो हर साल होता है ना कि US कितना LRS स्कीम में हमने देखा था कि कितना 2 लाख, ठीक है, 2,50,000 तक IFSC या इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कितना कर सकते हैं, तो लिमिट इतना ही है, जो बाहर के लिए लिमिट है ना उतना ही यहाँ के लिए लिमिट है कि आप इतना जो है ठीक है $250,000 तक आप इंडिया में या कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन स्टॉक एक्सचेंजेस अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टॉक एक्सचेंजेस होगा, तो इंडिया INX और इंडिया INX और NSE 9, ठीक है, इस तरीके से BSE और NSE ने यहाँ अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज खोले हैं, ठीक है, जो हमारा BSE है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज BSE है, NSE है, तो इन्होंने क्या किया है, अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे खोला है और यहाँ कोई भी फॉरेन या इंडियन कंपनी अपने शेयर्स या बॉन्ड को लिस्ट करा सकती है, ठीक है, कर सकती है। तो ये सारी चीज़ है। तो और देखते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे फ़ायदा है, टैक्स और फ़ायदा अगर देखें तो यहाँ बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि STT। अब STT क्या है, जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स है, और LTCG STT का क्या मतलब हो गया, सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स की सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, या LTCG जो हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह ये सब नहीं लगता है, और मैट लगता है, ठीक है, मैट हम बाद में इन सारे टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स सिर्फ 9% है, तो ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना है, 9। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि टैक्स से भी काफ़ी ज़्यादा छूट है। तो इन शॉर्ट अगर आपको समझना हो कि गिफ्ट सिटी क्या है, IFSC गिफ्ट सिटी का जो IFSC एरिया है, इंडिया के अंदर होते हुए भी फाइनेंशियल रूल का जो भी नियम होगा, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे फॉरेन लैंड की तरह ही काम करता है, ताकि इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो सके, बढ़ सके। तो इसमें हमने देखा कि दो इसका पार्ट हो गया, एक डोमेस्टिक और एक हो जाएगा गिफ्ट सिटी SEZ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इन फॉरेन करेंसी ओनली, तो यही तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन जो है गिफ्ट SEZ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, गिफ्ट SEZ में, तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, तो वो फॉरेन करेंसी में होगा। इट इज़ ओनली प्लेस इन इंडिया डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो यस सही बात है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू रेसिडेंट्स एंड बोथ एंड नॉन रेसिडेंट्स बोथ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे रेसिडेंट्स को भी और नॉन रेसिडेंट्स को भी, तो आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। देन कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है, अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज इन गिफ्ट IFSC, ठीक है, डायरेक्ट लिस्टिंग देख लेते हैं इंडियन कंपनीज क्या क्या लिस्ट कर सकती है गिफ्ट IFSC में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि नया रूल क्या है, जनवरी 2024 में गवर्नमेंट ने जो है इंडियन कंपनीज़ को अलाउ कर दिया है कि वो जो भी अपने शेयर्स इक्विटी है तो उसको डायरेक्टली गिफ्ट IFSC के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है, ठीक है। बॉन्ड्स के लिए ये परमिशन पहले से ही था, ठीक है, याद ये रखना है कि बॉन्ड के लिए ये परमिशन पहले से ही था, लेकिन इंडियन कंपनीज़ को अलाउ कर दिया गया है कि वो अपने शेयर्स या इक्विटी को भी डायरेक्टली अब गिफ्ट SEZ के जो है एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है। देन इसमें फ़ायदा क्या है, हाँ, तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि इंडियन कंपनीज़ अब डायरेक्टली जो है क्या करेगी, फॉरेन करेंसी में कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है, यहाँ फॉरेन कैपिटल मिलेगा। होगा क्या, इसका फ़ायदा यही होगा कि इंडियन कंपनीज़ डायरेक्टली अब क्या कर सकती है, फॉरेन करेंसी में कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा एक्सचेंज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो मेन इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि यहाँ लिस्ट हो सकती है, ठीक है। एक है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि क्या है, BSE है, और दूसरा क्या है, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है यहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि पहले इंडियन कंपनीज़ को सस्ता फॉरेन पैसा, यानी कि सस्ता फॉरेन जो भी कैपिटल रेज करने के लिए लंदन या सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या बदलाव आया है, अब इंडियन और जो भी फॉरेन कंपनीज़ है दोनों ही अपने शेयर्स और बॉन्ड्स गिफ्ट को, ठीक है, बॉन्ड्स को गिफ्ट SEZ में के एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो भी इंडियन या फॉरेन कंपनीज़ है दोनों ही अपने शेयर्स और बॉन्ड्स को गिफ्ट SEZ के एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो कौन खरीद सकता है,
इन जो भी ये सिक्योरिटीज़ है, जो सिक्योरिटीज़ में शेयर्स या बॉन्ड्स हो गया, तो इसको कौन खरीद सकता है? इसको जो है इंडिया का कोई भी रेसिडेंट या इंडिया के बाहर का कोई भी इंसान खरीद सकता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि अब कंपनीज़ को, अब इंडियन कंपनीज़ को बाहर से डॉलर या फॉरेन करेंसी रेज करने के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया में ही गिफ्ट सिटी के थ्रू ये काम कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट एसईजेड। तो गिफ्ट एसईजेड यूनिट्स आर ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में क्या पढ़ा कि क्या गिफ्ट एसईजेड को ट्रीट किया जाएगा नॉन रेसिडेंट की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है इंडियन कंपनीज कैन लिस्ट दियर शेयर्स ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज इन गिफ्ट एसईजेड, तो ये भी सही है। ठीक है, देन तीसरा कहा जा रहा है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन इंडियन एंटिटीज इन्वेस्टिंग इन गिफ्ट एसईजेड, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो अगर इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी ओडीआई जो है रूल एप्लीकेबल होगा इंडियन एंटिटीज़ के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कि अगर जो गिफ्ट एसईजेड यूनिट है इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, यही चीज़ है, तो ये हमने देखा और ये सही है। देन अब हम देखते हैं मसाला बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें। ठीक है, तो हमने जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और मसाला बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी कुछ चीज़ें जान चुके हैं हम कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है? जब कोई इंडियन कंपनी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, तो वो जब अब्रॉड से पैसा उधार लेती है तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल बोरोइंग, और वो भी कहाँ? एक्सटर्नल। और मसाला बॉन्ड क्या है कि अगर यही जो पैसा रेज किया जा रहा है उधार फॉरेन करेंसी में ना लेकर अगर रुपी में लिया जाए तो इन्हें मसाला बॉन्ड कहते हैं। हमने देखा था कि मसाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? रुपी डिनोमिनेटेड होता है। ठीक है, मसाला बॉन्ड कैसा होता है? मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड होता है। ये हमने देखा कि ये रुपी में डिनोमिनेटेड होता है। तो रुपी डिनोमिनेटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉन्ड पेपर पर वैल्यू रुपी में लिखा होगा, जैसे कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड, लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर है हमें डॉलर से ही देगा क्योंकि इंडियन करेंसी हर जगह नहीं चलती। ठीक है, तो पैसा जो है इंडिया कैसे आएगा फिर? तो हमें पैसा रिसीव होगा कैसे? तो इंडियन कंपनी क्या करेंगे? इंडियन कंपनी को डॉलर्स मिलते हैं जो इंडिया आकर आरबीआई के थ्रू क्या करेंगे? जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इससे आरबीआई के पास डॉलर आ जाएगा, मीन्स फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है और कंपनी को उसके बदले रुपीज़ मिल जाता है। तो ये फॉरेक्स मार्केट में ही एक्सचेंज होता है ना, फिर इसको एक्सचेंज किया जाएगा। हमें तो फिर पैसा हमें कैसे मिलेगा? इसी तरीके से मिलेगा तो डॉलर ही, फिर वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें हेल्प मिलता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाता है और इसका यूज़ फिर किया जाता है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और अगर डेब्ट का स्टेटस हम अगर देखें, ठीक है, डेब्ट का स्टेटस, तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड जो मसाला बॉन्ड्स है तो इंडिया पर ये डेथ की तरह ही होता है ना, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल डेथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ये नहीं है। तो अब देखते हैं, अच्छा, और एक और चीज़ है कि इसको लिस्ट किया जा सकता है कि नहीं गिफ्ट सिटी में। तो पहले मसाला बॉन्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे जो भी विदेशी मार्केट थे वहाँ पे लिस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें गिफ्ट सिटी आईएफएससी में भी लिस्ट किया जा सकता है जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं, इट मे बी लिस्टेड इन इंडिया। तो हमने क्या देखा मसाला बॉन्ड के बारे में कि क्या इसको लिस्ट किया जा सकता है इंडिया में? तो हाँ, अब इसको लिस्ट किया जा सकता है इंडिया में। ठीक है, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेथ। तो ठीक है, ये इंडिया का एक्सटर्नल डेथ का ही पार्ट है। देन मसाला बॉन्ड्स हेल्प इन फाइनेंसिंग इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो डेफिनेटली कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इससे हम क्या कर सकते हैं? मसाला बॉन्ड हमें क्या हेल्प करता है? फाइनेंस करने में इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को। सिंपली ये है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि हमने ये देखा कि अगर जब हम ये रुपी डिनोमिनेटेड है तो इसके लिए रुपी कैसे मिलेगा तो डॉलर ही। देन फॉरेक्स मार्केट में जाकर के हम एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ेगा तो डेफिसिट फाइनेंस किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
देन आप समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब गवर्नमेंट किसी सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर इंटरप्राइज मतलब सीपीएससी में, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी मतलब जो भी अपना शेयर होल्डिंग है, तो अपने शेयर होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा जब बेच दे रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, सेल कर दे रही है, तो इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो है किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में अपना हिस्सेदारी को क्या कर रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा को बेच दे रही है, ठीक है, शेयर्स को अपना। तो जो है, तो ये जो बेची गई शेयर है ये कितना तक हो सकता है, तो 50% तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 50% तक या उससे ज़्यादा भी गवर्नमेंट चाहे तो सेल कर सकती है अपनी शेयर को, ठीक है। देन मैनेजमेंट कंट्रोल अगर देखें कि क्या होगा अब मैनेजमेंट कंट्रोल का, तो सिर्फ शेयर्स को बेचना ही काफ़ी नहीं है, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल को भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो खरीद रहा है, मीन्स जो ले रहा है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बेच दिया, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास अब मैनेजमेंट कंट्रोल भी जाएगा अगर आप अपने शेयर को उसको देंगे तो ये क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें कंट्रोल जो है प्राइवेट हाथों में चला जाता है, इसीलिए इसे प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। देन दूसरा, अब एक और चीज़ देखते हैं कि पीएसयूज़ की बिडिंग पर रोक। तो इस प्रोसेस में जो दूसरी पीएसयूज़ है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पार्टिसिपेट या बिड नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इसको तो प्राइवेट को ही दिया जा रहा है ना, कि कोई और पीएसयू मतलब कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है आके इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को खरीद लेगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट का फिर मतलब ही क्या रहा, फिर तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पीएसयूज ये काम नहीं कर सकती है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। गवर्नमेंट सेल्स अप टू 50% और हायर परसेंटेज ऑफ शेयर टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। क्या गवर्नमेंट जो है 50% या उससे ज़्यादा जो है सेल करेगी, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऐसा करेगी। देन मैनेजमेंट कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो मैनेजमेंट कंट्रोल क्या स्ट्रैटेजिक पार्टनर को ट्रांसफ़र करेगी, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। अगर हम सेल कर रहे हैं तो मैनेजमेंट भी तो देंगे ना उसको, ठीक है। उसके बाद अदर पीएसयूज कैन बिड इन द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। यही तो हमने देखा कि अदर पीएसयूज जो है नहीं बिड कर सकती, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट से प्राइवेट के हाथ में जा रहा है, गवर्नमेंट से किसी एक पीएसयू को फिर दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, सी 1 and 2 ओनली। देन अब जो है हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में, देन हम 222 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के कई सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस प्रोसेस को गाइड करता है, ठीक है। नोडल डिपार्टमेंट अगर देखें तो न्यू पॉलिसी 2019 के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट को, ठीक है, आने वाले डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम, ठीक है, ठीक है। दीपम को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मेन मतलब या नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इसमें नोडल डिपार्टमेंट कौन है, तो इसमें नोडल डिपार्टमेंट जो है इस नए 2019 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है नोडल डिपार्टमेंट है दीपम। बस यही याद रखना है कि नोडल डिपार्टमेंट कौन है, दीपम है। देन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि अब दीपम और नीति आयोग मिलकर जो है क्या करेंगे, उन पीएसयूज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, जिनका कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, जो लग रहा है कि हाँ ठीक है इसको प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, तो उनको दीपम और नीति आयोग मिल करके देखेंगे, ठीक है। और अप्रूवल अगर देखें कि आइडेंटिफिकेशन के बाद इसका फाइनल अप्रूवल जो है CCEA, ठीक है, CCEA मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आइडेंटिफाई दीपम और नीति आयोग मिलकर करेंगे, और ये जो अप्रूवल है आइडेंटिफिकेशन के बाद इसका फाइनल अप्रूवल जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ठीक है, कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी बनाया है गवर्नमेंट ने
ये है क्या, तो ये एक इंटर मिनिस्टेरियल बॉडी है जिसका काम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को फास्ट करना है, ठीक है, कि ये जल्दी से हो जाए, फास्टर प्रोसेस हो जाए इसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखा, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, देन CCEA, देन दीपम और नीति आयोग। तो अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाइज PSUs फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का काम था, आइडेंटिफिकेशन कौन कर रहा था, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम, ठीक है, देन नीति आयोग या जॉइंटली दीपम एंड नीति आयोग, तो ऑब्वियसली जॉइंटली दीपम एंड नीति आयोग के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देन अप्रूवल जो है CCEA के द्वारा। देन अब देखते हैं 223, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस रिसेंटली। तो नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली फाइनेंस किया जाएगा सोशल सेक्टर को और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट का। देन क्रिएटिंग न्यू स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो यस प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यू स्पेस बनाया जाएगा। देन पोस्ट डिस इन्वेस्टमेंट PSUs विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्राइवेट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, तो यस यही सारा एम है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें समझना पड़ेगा कि BOP आखिर है क्या, तो अब इसको समझते हैं, ठीक है, BOP के बारे में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है, ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है जो इकोनॉमी के रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट के बीच रिकॉर्ड होता है, ये चीज़ याद रखना है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में रिकॉर्ड होता है। तो ये रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन का समरी होता है। सो सिंपली हमने देखा कि आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो नॉन रेसिडेंट है उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है रेसिडेंट्स के बारे में कि BOP डिपेंड करता है रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ये नेशनैलिटी या सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखते हैं रेसिडेंट कौन है। तो अगर इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड के लिए देखें तो कोई भी पर्सन रेसिडेंट है वहाँ पे जहाँ पे कि नॉर्मली वो रहता है, जहाँ पे उसका मेजर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और यूजुअली जो है वो रहता है या रहने का सोचता है, ठीक है, 1 ईयर और मोर, जहाँ पे 1 ईयर और ज़्यादा रहता है तो उसको हम कहेंगे रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि प्लेस ऑफ वर्क जो है अकेले डिसाइड नहीं करता है रेसिडेंस को। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें कि कोई इंडियन है जो कि काम कर रहा है कहाँ पे, अब्रॉड में शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो इंडियन रेसिडेंट ही है, ठीक है, क्या है वो इंडियन रेसिडेंट है। देन कोई NRI है जो कि सेटल हो गया है अब्रॉड लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो कौन है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब समझते हैं इंटरप्राइजेस के लिए क्या होगा कि किसी भी कंपनी को हम कब कहेंगे कि रेसिडेंट है, तो कंपनी रेसिडेंट होगा जहाँ पे कि वो क्या कर रही है, कैरी करिए जो भी अपना सिग्निफिकेंट बिजनेस है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जहाँ पे कर रही है वहाँ पे वो रेसिडेंट है, ठीक है। जैसे कि जो भी फॉरेन कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है मेजर बिजनेस इंडिया में, तो उसको जो है ट्रीट किया जाएगा रेसिडेंट इंटरप्राइज इन इंडिया, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। देन अब देखते हैं, ठीक है, 224। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री, ट्रांजेक्शन बिटवीन द सिटीजन ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या यहाँ पे सिटीज़न की बात थी या हम सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो जो भी कर रहा है, ये सिटीज़न की बात तो नहीं थी ना, रेसिडेंट की बात थी, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में, तो इसीलिए ये गलत हो गया। देन फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडियन जो है इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो ये सही है, ठीक है। तो जो ये करंट अकाउंट में अगर हम देखें तो क्या क्या आता है, करंट अकाउंट में आता है जो भी इनकम अब्रॉड से आता है, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ आता है।
और जो ट्रांसफ़र होता है एनआरआई की तरफ से, जैसे गिफ्ट हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, जो भी फैमिली को भेजा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये याद रखना है कि ट्रांजैक्शन किसके बीच होता है, इंडियन रेसिडेंट एंड फॉरेनर के बीच होता है, एनआरआई के बीच में होता है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया के बीओपी में। यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि एक तरफ फॉरेनर और दूसरी तरफ इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन सिटीजन्स की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये सही है। देन गिफ्ट रिसीव्ड बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम हिज एनआरआई सन, तो ये सही है, ठीक है, कि उसकी फैमिली इंडिया में रहती है और उसका बेटा एनआरआई है और वहाँ से गिफ्ट वगैरह रिसीव हो रहा है। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 2 और 3, ठीक है। तो अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट के बारे में कि आखिर बीओपी में 2 अकाउंट होता है, ठीक है, 2 अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जिनसे कि फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी बनती है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन आएगा जिससे फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन या कोई लायबिलिटी बनता है, ठीक है, या फिर एसेट और लायबिलिटी में बदलाव होता है। अगर एसेट बदल रहा है, लायबिलिटी बदल रहा है, तो वो उसको हम कैपिटल अकाउंट में कहेंगे। तो इसमें कैपिटल अकाउंट में इसीलिए क्या क्या आ रहा है, जो भी लोन्स हो गया, ठीक है, शेयर्स हो गया या डिपॉजिट्स हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें कहाँ शामिल होती हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। देन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो ये बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो एक जो है डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी क्या करेगी, अब्रॉड में इशू करती है, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक, यहाँ डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या, जैसे कि सपोज हमारी इंडियन कंपनी अब्रॉड में इशू करती है, तो ये हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। उसके बाद एनआरआई डिपॉजिट, कि जब भी कोई एनआरआई जो है इंडिया के बैंक में पैसे को क्या करेगा, जमा करता है, तो वो बैंक की एक लायबिलिटी बनती है, ठीक है। बैंक की क्या बनती है, एक लायबिलिटी है, बैंक को देना पड़ेगा जब वो मांगेगा तो, ठीक है, जब वो चाहेगा तो ले सकता है। देन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ है ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा माना जाता है। तो जीडीआर, एनआरआई डिपॉजिट और शेयर्स, ये सब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझना है। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन क्या है अपना स्टेटमेंट, तो 1 में है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यस, एनआरआई डिपॉजिट, यस। उसके बाद डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक में आ रहा है तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है बैंक का, तो इसीलिए एनआरआई डिपॉजिट। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, सिक्योरिटी परचेज किया जा रहा है किसके द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। देन सिक्योरिटी परचेज्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो ये भी, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। सो अब समझते हैं जीडीआर क्या है, ठीक है। तो जीडीआर जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये भी है, और इसको कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि पैसा रेज किया जाए फॉरेन इन्वेस्टर से, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए अदर कंट्री के लोगों से, तो मतलब डायरेक्टली सेल करने की बजाय वो क्या करेंगे, फॉरेन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली मतलब सेल करने की बजाय वो यूज़ करेंगे डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली सेल करना मुश्किल होता है फॉरेन स्टॉक मार्केट में, इसीलिए वो एक डिपॉजिटरी बैंक का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बैंक सर्टिफिकेट जो है इशू करेगी सर्टिफिकेट, जिसको कि कहा जाएगा जीडीआर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनी के शेयर को। और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो फिर इन जीडीआर्स को क्या करेंगे, खरीद लेंगे, और इन जीडीआर्स को खरीदेंगे, जो एक्चुअल शेयर है डायरेक्टली उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जो ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी डिपॉजिट करेगी अपना जो भी शेयर है, ये एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को ये जो है क्या करेगी, डिपॉजिट कर देगी अपना जो भी शेयर है। उसके बाद फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक जो है क्या करेगा, होल्ड करेगा इन शेयर को, और इन शेयर के बदले जो है बैंक क्या इशू करेगा, जीडीआर इशू करेगा। फॉरेन मार्केट में हमने देखा कि ये डिपॉजिटरी बैंक देन होल्ड करेगी, देन जीडीआर इशू करेगी। उसके बाद जो है जो इन्वेस्टर है वो ट्रेड कर सकता है इस जीडीआर को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इससे क्या होगा कि कंपनी जो है फॉरेन कैपिटल रेज कर पाएंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर
को एक इजी रास्ता मिल जाएगा इन्वेस्ट करने का इंडियन कंपनी में, ठीक है। तो ये यूजुअली कहाँ किया जाता है, तो यूजुअली इसको ट्रेड किया जाता है यूरोपियन या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि लंदन और लग्जमबर्ग में। और एग्जांपल अगर देखें तो अगर कोई इंडियन कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, ठीक है, सपोज रिलायंस है, तो अगर उनको मनी रेज करना है, ठीक है, यूरोप से, तो ये डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू कर सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। उसके बाद एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट भी होता है। तो जब अमेरिकन कह रहे हैं तो मेनली इसको जो है क्या किया जाता है, ट्रेडेड मेनली इन यूएस, तो हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, यहाँ अमेरिका की बात आ जाएगी। और जीडीआर मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड जो है मल्टीपल फॉरेन मार्केट में हो सकता है, स्पेशली यूरोप की बात होती है जीडीआर में। समझते हैं इसको, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अगर देखें तो ऑप्शन ए में क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इंडियन कंपनीज। तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही है लिस्टेड इंडियन कंपनीज में, तो ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें बी क्या कह रहा है, दीज आर इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स थ्रू डेथ पेपर, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका दे आर वे ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग बाई इंडियन कंपनीज, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद इट इज़ अ वे ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ऐसा नहीं है। तो जीडीआर क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप, ठीक है। क्या ये रिप्रेजेंट करता है, इक्विटी की बात है ना, यहाँ पे ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है कंपनी में। और ये डेड पेपर और बोरोइंग वगैरह क्या है, तो लोन्स और बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए ये इक्विटी वाला जो है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इंडियन कंपनीज, ये सही है, ठीक है। ये डेट पेपर के थ्रू नहीं होगा, देन ये बोरोइंग ये भी नहीं होगा, ये याद रखना है। इक्विटी की बात है जीडीआर में, ठीक है, शेयर्स इक्विटी की बात है, ओके। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं 227 को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में। तो अगर हम देखें मसाला बॉन्ड, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये मसाला बॉन्ड क्या है, तो ये बॉन्ड्स इंडिया के बाहर इशू किया जाता है, ठीक है। और और इनके जरिए जो है फॉरेन करेंसी में पैसा रेज किया जाता है, यही तो होता है, क्योंकि ये इंडियंस पे एक तरह का तो डेथ ही तो है, इसीलिए ये हमारे कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। तो डेफिनेटली मसाला बॉन्ड तो है। बॉन्ड्स वगैरह आपको ये चीज़ याद रखना है, मसाला याद रहे, बॉन्ड्स वगैरह ये कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो एनआरआई डिपॉजिट, हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, एनआरआई डिपॉजिट इन बैंक्स, तो ये भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है। जब एनआरआई जो है इंडियन बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ये बैंक्स और एनआरआईज के बीच में एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी ही तो है, बैंक को देना तो पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी कैपिटल रिसीट ही माना जाता है। हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जिसमें कि लायबिलिटी या एसेट की कोई बात हो, तो ये भी है, ठीक है। देन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ये ना कंफ्यूजिंग है, परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो आप कैपिटल देख के आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आता ही होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट हो, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो या कैपिटल के लिए हो, मशीन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है। गुड्स और सर्विसेज करंट अकाउंट में आता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये नहीं होगा और इसका आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ये नहीं होगा और इसका आंसर क्या होगा 1 और 3, ठीक है। कैपिटल से देख के आप ये ना सोचे कि ठीक है चलो यहाँ कैपिटल है यहाँ कैपिटल है, तो ये नहीं है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड हो रहा है तो वो सारा क्या हो रहा है, करंट अकाउंट का पार्ट है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड हो रहा हो। उसके बाद आप देखते हैं 228, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स इन ट्रेड ऑफ बैलेंस। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो फ्री में दी गई हो, ठीक है, बिना किसी काम के बदले की। जैसे आपको पेमेंट कैसे मिलता है, फैक्टर पेमेंट होता है कि आप जब काम करेंगे तो आपको फिर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तहत आपको पेमेंट मिलेगा। आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके लिए पेमेंट मिलेगा, आप काम करेंगे वेज मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है, बिना कुछ किए आपको पैसा मिल रहा है, तो ये होता है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या है, तो गिफ्ट सेंट बाय एनआरआई टू हिज फ्रेंड इन इंडिया। तो अगर ट्रांजैक्शन एक इंडियन रेसिडेंट और एनआरआई के बीच में फ्री में हो रहा है तो ये ट्रांसफर पेमेंट में ही है और बीओपी में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तरफ एनआरआई है एक तरफ इंडियन है, तो ये सही है, ठीक है। उसका दूसरा स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है
money sent by Indian employee to his family in India who has gone अब्रॉड टेम्परेली। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन एक इंडियन रेसिडेंट जो कि टेम्परेली बाहर गया है और उसकी इंडिया में ही रहने वाले फैमिली के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों ही इंडियन रेसिडेंट माने जाएंगे। इस वजह से ये ट्रांजैक्शन बीओपी में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि बीओपी में सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर 1 ओनली, ठीक है, ये सिर्फ सही होगा और ये गलत है। सो अब देखते हैं 229 अरेंज द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड इन डॉलर्स लास्ट ईयर। तो किसको सबसे ज़्यादा मिला है, देन कम, तो वैसे हमें देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किसको रिसीव हुआ है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो एक वर्ल्ड बैंक का कौन सा रिपोर्ट है, माइग्रेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो ये क्या है, ये एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक जो है साल में 2 बार इसको पब्लिश करती है, जो माइग्रेशन और रेमिटेंसेस फ्लोज की अपडेट देता है। तो इंडिया का पोजीशन अगर हम देखें तो लगभग हमें कितना रेमिटेंसेस मिला है 2024 में, $129 बिलियन, ठीक है, $129 बिलियन रेमिटेंसेस मिले हैं। और ग्लोबल रैंकिंग अगर हम देखें तो हम जो है, हमारा पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स रेमिटेंसेस जो है, ये रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। हमारे पास जो है रेमिटेंसेस आ रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, ठीक है। तो 2024 में टॉप 5 रेमिटेंसेस में किनको किनको मिला है देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है मैक्सिको, ठीक है, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है फिलीपींस, ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान। तो ये टॉप 5 हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, इंडिया, देन उसके बाद मिला हुआ है मैक्सिको को, ठीक है, इंडिया, मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होता है, डी। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमें ही रेमिटेंसेस मिला है और सोर्स अगर देखें तो यूएस से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो रेमिटेंस जो है इंडिया में सबसे फर्स्ट, देन मैक्सिको, देन चाइना, देन फिलीपींस, देन पाकिस्तान। तो एटलीस्ट 3 तो आपको याद रहे, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, ये 2024 का है। देन अब देखते हैं 230, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। द करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी फाइनेंस थ्रू, ठीक है। तो कैसे फाइनेंस किया जा सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। तो हमारा अगर करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया है तो इसका मतलब क्या है, हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं, मतलब हमारा इंपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो इस डेफिसिट को भरने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये फॉरेन एक्सचेंज 2 तरीक़ों से आ सकता है। कैसे आ सकता है, एक आ सकता है आपका कैसे आएगा ये, नेट कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों ही जो है क्या है, सही है। तो इसका आंसर होता है बोथ 1 और 2। तो हमारा क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस होता है कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे पास ज़्यादा, FDI, FII, ये सब जो है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट या लोन्स के ज़रिए हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है। और फॉरेक्स रिजर्व क्या है कि अगर कैपिटल अकाउंट से काम नहीं चलता है तो हम अपने देश के पुराने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ करते हैं। जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको हम यूज़ करके जो है अपने डेफिसिट को भरते हैं, ठीक है। तो यही हो गया। एक तो जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है वो आ रहा है नेट कैपिटल फ्लो, ठीक है, कि नेट कैपिटल फ्लो कितना हो रहा है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके थ्रू। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। उसके बाद अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है। तो ये एग्रीमेंट जो है, अच्छा, बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। तो ये एग्रीमेंट जो है 2 कंट्रीज़ के बीच होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे होगा, 2 देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच होता है जहां वो अपनी नेशनल करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 अगर कंट्री है तो 2 कंट्री के सेंट्रल बैंक के बीच में होता है, वो अपने नेशनल करेंसीज़ को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि इंडिया जापान का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2018 में
क्या हुआ 2018 में दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया कि 75 बिलियन का जो है क्या किया, स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब है कि इंडिया ज़रूरत पड़ने पर जापान से येन, ये ठीक है, येन या डॉलर जो है ले सकता है और बदले में बराबर का इंडियन रुपीस दे सकता है। इसका मतलब यही है, करेंसी स्वैप का मतलब क्या हुआ है, करेंसी स्वैप हो रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर जापान से येन ले सकता है या डॉलर ले सकता है और बदले में बराबर का इंडियन रुपीस दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे रिवर्सल भी होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद ये एक्सचेंज रिवर्स भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ये हो रहा है, इसका एक फिक्स टाइम है। ऐसा नहीं कि दे दिया तो और वापस नहीं लेंगे, फिर वो जो है उसको एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, और ये एक्सचेंज रेट वही रहता है जो पहली ट्रांजेक्शन में था। ठीक है, तो जो ये एक्सचेंज रेट है तो ये रेट क्या रहेगा, वही रहेगा जो उस टाइम पे फिक्स किया गया था, वही रहेगा। देन इंटरेस्ट की भी बात आती है यहाँ पे। ठीक है, कि इंडिया जितना येन यूज़ करेगा तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा, वैसे ही अगर जापान रुपीज यूज़ करेगा तो वो भी इंटरेस्ट देगा। इसीलिए ये बायलैटरल करेंसी स्वैप की तरह एक मतलब ओपन एंडेड क्या है, क्रेडिट लाइन की तरह होता है ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, क्रेडिट लाइन की तरह है। दोनों कंट्रीज़ के बीच ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे की करेंसीज को जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे जापान से इंडिया येन ले सकता है और बदले में रुपी दे सकता है, और एक टाइम के बाद फिर ये रिवर्स भी होगा। ठीक है, और जितना यूज़ करेगा तो उसके लिए वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इसमें यही फायदा है कि हाँ ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया इसीलिए तो दे रहे हैं, क्यों देंगे फिर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं, द कंट्रीज कैन एक्सचेंज देयर ऑन करेंसीज और थर्ड करेंसी। तो ठीक है, हमने ये देखा कि ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, इट इज़ एन ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यस, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे ही होगा। जो पहली बार में जो ट्रांजेक्शन हुआ था जो फिक्स है वही रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। और ये थर्ड पार्टी का भी कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि येन या US डॉलर, तो ये सही है। देन और कुछ चीज़ भी हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें हमने क्या बात करी कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो ये कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के बीच में होता है। तो जैसे अब RBI के पास डॉलर आ गया, ठीक है, तो RBI इस डॉलर का करेगा क्या। ठीक है, जैसे कि जापान से स्वैप एग्रीमेंट के तहत जो भी डॉलर्स मिलते हैं तो RBI उनका यूज़ कई तरीके से कर सकता है। जैसे इंपोर्टर्स की हेल्प कर सकता है। RBI जो है क्या करेंगे, RBI ये डॉलर्स को उन इंपोर्टर्स को बेच सकता है जिन्हें अपने विदेशी बिल को चुकाने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा ये तो एक हो गया, इंपोर्टर्स का हेल्प कर सकता है। दूसरा और क्या कर सकता है, फॉरेन लोन। ठीक है, तो फॉरेन लोन्स जो इंडियन बोरोवर्स है अपने पुराने फॉरेन लोन्स चुकाने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देन रुपी को बेचने के लिए तो RBI जो है इन डॉलर्स को अपने पास रख कर क्या करेंगे, अपने पास जो RBI क्या करेंगे, इन डॉलर्स को अपने पास रख कर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करता है ताकि मार्केट में रुपी की वैल्यू को गिरने से बचाया जा सके। ठीक है, क्या किया जाएगा यहाँ पे कि RBI इन डॉलर्स को अपने ही पास रखेगा। तो क्यों रखेगा, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत बनाए रखेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट में रुपी की वैल्यू को इससे हम गिरने से बचा सकते हैं ना, तो ये चीज़ है। हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज़ किया जाएगा, तो हमारा रुपी डिप्रिशिएट नहीं होगा। देन तीसरा किस लिए हो सकता है, रुपीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, हमारे अपने रुपीज़ को बचाने के लिए। क्या मतलब है इसका कि RBI इन डॉलर्स को अपने पास रखकर अपने फॉरेन रिजर्व में इसको रखेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करता है ताकि क्या होगा कि मार्केट में रुपी की वैल्यू को गिरने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो RBI इन जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इनकी हेल्प से, ठीक है, कि रुपी को क्या करता है, डेप्रिशिएट होने से रोकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इस तरीके से हेल्प करता है। उसके बाद एक और है कि हम मार्केट रिस्क से भी बच सकते हैं, जो भी एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है। तो इस फैसिलिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का टर्म जो है इसमें पहले से ही फिक्स होता है ना, ट्रांजैक्शन का टर्म। तो जब पैसा वापस करने का वक्त आता है तो वही रेट यूज़ होता है जो शुरुआत में था, चाहे मार्केट में डॉलर का कितना भी महंगा हो गया हो। तो इससे जो भी कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। सो उसी सेम तरीके से जो है इंडिया, श्रीलंका एंड सार्क स्वैप लाइन बनाया गया। ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या हुआ, 2020 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ जो है कितना 400 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया।
ठीक है, कितने का 400 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया। इसमें इंडिया श्रीलंका को डॉलर्स देता है और बदले में श्रीलंकन रुपीस लेता है, और ये फैसिलिटी जो है 2022 तक की वैलिड थी, जिसके बाद जो है इसे रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब अपने अपने करेंसी को वापस ले लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। देन सार्क में अगर देखें तो आरबीआई सार्क कंट्रीज़ के लिए भी जो है $2 बिलियन एक कॉर्पस फंड की तरह रखता है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ने पर स्वैप फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है? ताकि उनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उनकी बनी रहे। तो बेसिकली जो है ये स्वैप एग्रीमेंट्स इंडिया के लिए एक ट्रेडिशनल बफर की तरह ही है कि जब रुपी गिर रहा होता है, ठीक है, तो आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीदने के बजाय जापान जैसे देशों से स्वैप कर लेता है। अगर डॉलर खरीदने के लिए जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा ना, ऐसे लगेगा कि रुपी और गिरने ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जापान जैसे कंट्रीज़ के साथ स्वैप कर लेता है। तो ये एक और आउट मार्केट ट्रांजेक्शन है, जो मार्केट के बिना ही एक आउट मार्केट ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हमें डॉलर मिल जाएगा, ये आउट मार्केट ट्रांजेक्शन एक हो गया। तो ये सारी डिटेल्स हमने देखी। अब हम देखते हैं 232 के बारे में, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है तो देखते हैं। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन सुपरसीड द मैनेजमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी एनबीएफसी के बोर्ड के डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है। पहले आरबीआई सिर्फ क्या करता था, बैंक्स के बोर्ड को हटा सकता था, ठीक है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। लेकिन फिर इसको क्या किया गया कि 2019 में अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट जो किया गया तो जैसे कि DHFL और ILFS जैसे NBFCs के क्राइसिस के बाद इसको लाया गया ताकि आरबीआई इनके मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सके। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि ऐसा किया जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट में चाहे तो सुपरसीड कर सकता है मैनेजमेंट को भी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब सुपरसीड कर सकता है। पहले सिर्फ आरबीआई क्या कर सकता था, बैंक के बोर्ड्स को हटा सकता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो आरबीआई एक्ट है 1934, ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को ही सुपरसीड कर दे। इसके बाद गवर्नमेंट किसी एजेंसी को सारी पावर दे सकती है। तो गवर्नमेंट के पास तो ये सारी पावर है ही ना, तो इसका फिर तो क्या आंसर होगा, 232 का आंसर होगा सी। ठीक है, 232 का आंसर सी। सो अब देखते हैं 233। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो समझते हैं। तो जब कहा जा रहा है स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो ये ऐसे लोन्स हैं जो कि वापस नहीं आ रहा है, मतलब ना प्रिंसिपल मिल रहा है, ना इंटरेस्ट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ये स्ट्रेस्ड बन रहा है, इसका लोन वापस ही नहीं आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो यही तो है। तो हम देख सकते हैं, तो एक होता है कि गवर्नमेंट जो है ऑथोराइज कर सकती है, मतलब जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए गाइडलाइन तो इशू कर सकती है, लेकिन वो किसी बैंक को, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन ना दे। ये बात याद रखना है कि आरबीआई स्ट्रेस्ड एसेट के लिए गाइडलाइन इशू कर सकता है, लेकिन वो किसी बैंक को ये नहीं कह सकता है कि आपको आईबीसी के तहत जाना ही पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कहे, ठीक है, कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर आपको जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए। देन जब स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स के केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट के हिसाब से क्या है कि आरबीआई बैंकों को आईबीएफसी में सिर्फ जो है स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट्स है तो कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट्स के केस में ही भेज सकता है। अगर आरबीआई बिना किसी स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट के सभी डिबेटर के लिए जनरल डायरेक्शन दे दे तो वो अल्ट्रा वीरेज है, मतलब ये कानून के बाहर माना जाएगा। यही कहा गया है कि अगर स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट का केस है, मतलब किसी खास टाइप का केस है ये, ठीक है, किसी खास उधार चुकाने में अगर कोई इशू है या कुछ है, खास टाइप का डिफ़ॉल्ट है, तब जा करके
करके यहाँ पे कर सकती है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट नहीं है तो ये जो है अल्ट्रा वीरेज होगा, ठीक है। देन अब देखते हैं कि जो लेंडर्स है, लेंडर्स जैसे कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशन, तो इनको जो है आईबीसी में जाने के लिए आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन आईबीसी के अंदर जो है रेजोल्यूशन वगैरह कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा आरबीआई कैन इशू डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो यस, आरबीआई जो है डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई कैन डायरेक्ट बैंकिंग कंपनीज टू मूव थ्रू आईबीसी 2016 फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ओनली अपॉन ऑथोराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई डायरेक्शन तो इशू कर सकती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बैंकों को डायरेक्ट तभी करेगी कि आपको आईबीसी से जाना पड़ेगा जब यहाँ पे ऑथोराइजेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये सही है। तीसरा कहा जा रहा है लेंडर्स रिक्वायर्स आरबीआई ऑथोराइजेशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट अंडर आईबीसी कोड। तो अगर कोई लेंडर है और वो चाह रहा है कि आईबीसी कोड के अंदर जो है रेजोल्यूशन उसको मिले, तो इसके लिए आरबीआई की ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में कोई भी आरबीआई के ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हो जाता है आंसर 1 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, 1 और 2।